अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। एक तरफ मई में खुद हुकूमत खबरदार कर रही है कि मई के अंदर कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ही आज इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की मीडिया से, उन्होंने ये बताया कि इस वक्त जो कई ममालिक हैं जिनमें 500 से ज़ायद हलाकतें हो रही हैं, वो भी इस वक्त लॉकडाउन में नरमी की तरफ जा रहे हैं, वो दुकानें खोलने की बातें कर रहे हैं। तो क्या इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर भी यही पॉलिसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में लॉकडाउन में मजीद नरमी की जाएगी आने वाले दिनों में? और आज ही उन्होंने उलमा को भी खबरदार किया कि मसाजिद तो अभी खोल रहे हैं, रमज़ान के दौरान इज्तिमात होंगे, लेकिन अगर वायरस फैला, बेएहतियाती की गई तो फिर सख्ती की जाएगी और फैसले पर नज़रसानी होगी। और दूसरी जानिब इस वक्त जो सूरत हाल है नाजरीन, पिछले 24 घंटों के दौरान बड़े खौफनाक हद तक हम बता रहे हैं कि 796 केसेस हाईएस्ट इस पूरे जो कोरोना वबा पाकिस्तान में जब से वायरस आया उससे अब तक सबसे ज़्यादा केसेस पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हुए। 796 का जो फिगर है ये हाईएस्ट है अब तक। और दूसरी जानिब नाजरीन, आज IPP से मुतालिक जो रिपोर्ट है वो पब्लिक करने का फैसला किया है वफाकी काबीना ने, लेकिन साथ ही साथ पावर सेक्टर के अंदर होने वाले घपलों की मजीद तहकीकात के लिए एक कमीशन तश्कील देने का फैसला हुआ है जो 90 रोज़ के अंदर अपनी रिपोर्ट जारी करेगा। लेकिन यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट सवाल कि इसमें भी बहुत सारे हुकूमत में बैठे वुज़रा के नाम आ रहे हैं कि जिन्होंने फ़ायदा उठाया। तो क्या यहाँ भी कप्तान सिर्फ फील्डिंग तब्दील करेंगे या फिर वाकई में उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन भी होगा? और वर्चुअल इजलास पार्लियामेंट का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नून लीग ने तो बिल्कुल खुलकर इसकी मुखालफत कर दी और फिजिकल इजलास बुलाने का उन्होंने मुतालबा किया है। तो क्या इस तरफ अगर हुकूमत जाती है ये हो पाएगा मामला या नहीं हो पाएगा? चूंकि नून लीग मुखालफत कर रही है, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा वो भी आज के प्रोग्राम में जानेंगे। और टाइगर फोर्स पर आज वज़ीर आज़म ने जो वजाहत जारी की है, क्या वो अपोजिशन को मुतमईन कर पाए हैं? और अब टाइगर फोर्स पर मजीद तनकीद इसके बाद भी होगी। हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू है जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मुस्लिम लीग नून के नायब सदर, साबिक वफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। अली नवाज अवान साहब मुआविन ख़ुसूसी बराए वज़ीर आज़म हमारे साथ मौजूद है। सईद गनी साहब वज़ीर सेहत हैं सिंध के, बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आज वज़ीर आज़म ने इशारा दिया लॉकडाउन में नरमी के हवाले से और हवाला दिया कुछ ममालिक का, जिनमें अमेरिका की बात कर रहे थे, वो स्पेन की बात कर रहे थे, इटली की बात कर रहे थे, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रहे थे कि वहाँ पर लॉकडाउन में नरमी की तरफ हुकूमतें जा रही हैं। क्या कहा खान साहब ने, ज़रा सुनाए जी। लॉकडाउन की वजह से जो एक माशरे पे जो असरात आ रहे हैं, माशी तौर पे जो लोगों के हालात अब मुश्किल हालात में घरों में बंद हैं, तो ये एक पूरी डिबेट चल रही है कि अब क्या किया जाए, कितना लॉकडाउन कम किया जाए। उन मुल्कों ने जिधर अभी भी 500-600 लोग दिन में मर रहे हैं, उन्होंने भी अब लॉकडाउन के अंदर फैसला किया है कि कमी लेके आए, कई चीजें खोल दी हैं, दुकानें खोल दी हैं, आसानियां पैदा की हैं ताकि लोग बाहर निकल सकें। जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, ये जो वज़ीर आज़म की अप्रोच है कि गैर मुअय्यना लॉकडाउन से मसाइल पैदा हो सकते हैं, उस तरफ नहीं जाना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जाए और नरमी बरती जाए, जिस तरह से वो यूरोपियन कंट्रीज़ का हवाला दे रहे थे कि वहाँ पे जहाँ 500-500 अफराद भी मर रहे हैं वहाँ भी नरमी आ रही है लॉकडाउन में, लोग चीज़ें खोल रहे हैं, मैशत भी साथ साथ चलनी है। बेहतर अप्रोच नहीं है क्या? वज़ीर आज़म का जो तज़ब्ज़ुब है ये आज का नहीं है, ये पहले दिन से जारी है और ये तज़ब्ज़ुब कातिलाना है। देखिए, जो कैसे मगरबी ममालिक में उन्होंने एक डिस्कशन और बहस के बाद एक मंतकी क्राइटेरिया डिटर्मिन किया है, और मेरी सज़ा होगी आपके नाजरीन भी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी। जो जर्मन चांसलर आंगला मर्कल ने 3 दिन पहले इसी सवाल के जवाब में उन्होंने बड़ा वादे किया, उन्होंने कहा जी कि हमारे सामने जो मीट्रिक है वो ये है कि हर जो इन्फेक्टेड शख्स है वो आगे से कितने लोग इन्फेक्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे मुताबिक जो है जब तक ये नंबर 1.1 तक नहीं आ जाता कि पर इन्फेक्टेड पर्सन 1.1, यानी 10 लोग अगर हों तो वो अगर 11 लोगों को इन्फेक्ट करें, उस पे हम ये समझेंगे कि हम ये लॉकडाउन खोल सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा जी 1.3 हुआ, 1.6 हुआ। यहाँ तो समर साहब, हालांकि जर्मनी में 70,000 टेस्टिंग पर डे हो रही है। मुझे मैं यही बात कहने चाहता, मुझे दुख ये है कि अभी तक, और ये बात वाज़ेह होनी चाहिए, पाकिस्तान में तमाम एदादो शुमार इतने थोड़े हैं कि उनकी बुनियाद पर पॉलिसी डिटर्मिन नहीं की जा सकती। लिहाजा ऐसी जो वबाएं फैलती हैं उनमें कहते हैं कि कॉशन इज़ बेटर देन ओवर कॉन्फिडेंस। सही।
तो कॉशन का तकाजा ये है कि जो लॉकडाउन है उसको जारी रखा जाए, सही, जो तरीक़ेकार हैं उसको बेहतर करें ना आप, सही। लेकिन ये जो तजब्जब है, और एस्टिमेट्स तो ये भी हैं, जो स्टडीज है, रिसर्च ये बताती है कि 10 टाइम्स हायर होता है रिपोर्टेड जो केसेस हैं जी। और हमारे यहाँ देखिए ना, हमारे यहाँ तो टेस्टिंग अभी हुई ही नहीं है। आई मीन प्रैक्टिकली बिल्कुल, अगर 207 मिलियन की आबादी थी पिछले 1,11,000 टेस्ट हमने किए, तो अब अगर जो है वो अगर कह सकते हैं रफली कि 22 करोड़ की आबादी है, तो अगर हमने सिर्फ 1 लाख टेस्ट किया उसमें से, तो ये नंबर्स नहीं हैं जिसकी बुनियाद पर हम किसी भी तरह रिलैक्सेशन, फिलहाल नरमी की तरफ नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल, और वज़ीर आज़म को खास तौर पे जब तक उनके जहन का तजब्जब दूर नहीं होता, अपना भी टेस्ट करवाना पड़ गया, तब तक पाकिस्तान के अवाम को एक अजीब तजब्जब का वो भी शिकार रहेंगे, क्योंकि जब तक उन्हें ये एहसास नहीं होगा कि ये जो लॉकडाउन है ये उनके और उनके बच्चों की जानें बचाने के लिए है, ये कोई हुकूमती पॉलिसी या ऑपोजिशन की डिमांड नहीं है, या हमने अपने बच्चों की, अपनी बुजुर्गों की जानें बचानी, क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और अभी तक कोई मीट्रिक हमें, या तो देखें ना आंगला मर्केल, इमरान खान साहब भी बता दें कि 1.5 होगा तो हम खोल देंगे, अभी तक ये किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए, ये इनकी बहुत बड़ी नाकामी है। हालांकि हमारे यहाँ तो एस्टिमेट्स, जो गवर्नमेंट के अपने एस्टिमेट्स हैं, वो मई के अंदर केसेस बढ़ने के हैं। सईद गनी साहब, वज़ीर आज़म तो आज जो इशारा भी दे रहे थे कि यूरोपियन कंट्रीज़ का, अमेरिका का हवाला दे रहे थे कि जहाँ 500 मात भी रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही है, वहाँ भी लॉकडाउन में नरमी के हवाले से बहस हो रही है कि दुकानें खोली जाए, कारोबार खोला जाए, लोगों को निकाला जाए बाहर। क्या सिंध के अंदर भी आप वज़ीर आज़म की इस सोच के मुताबिक कोई लॉकडाउन में नरमी का सोच रहे हैं? समर, हमारे पास देखें, मिसाल सिर्फ यूरोप की, अमेरिका की नहीं है, हमारे पास कुछ बेहतर मिसालें भी हैं। हमारे सामने चाइना भी है, जापान भी है, साउथ कोरिया भी है, सिंगापुर भी है, हांगकांग भी है, और बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने शायद बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से इस वायरस का मुकाबला किया और बहुत कम अरसे में या बेहतर तरीके से काम करते हुए अपने लोगों की इस वबा से जान भी छुड़ाई और किसी हद तक बहुत कामयाब हुए हैं। दूसरी तरफ यूरोप है। अब अगर यूरोप आज ये सोच रहा है कि कुछ नरमी की जाए, कहीं भी 100% खोलने की बात नहीं हुई, कुछ नरमी करने की बात हुई है, तो वो एक बहुत बड़े क्राइसिस से निकलने के बाद उस तक पहुँचे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें उन बुरे हालात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, या हमें ज़हनी तौर पर ये समझ नहीं लेना चाहिए कि नहीं ये तो हमारे साथ होना ही होना है। अगर हमें ये नज़र भी आ रहा है कि खुदा न खास्ता हमारे हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं, तो उन हालात की ख़राबी को कम करने के लिए अभी से हम इक़दाम कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको जो 6-7 ममालिक बताए उन्होंने किए हैं। तो ये मैं कम से कम इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करता हूँ कि इस बात को दलील बनाया जाए कि चूँकि अमेरिका भी कुछ नरमी कर रहा है तो स्वीडन ने भी कर ली है, इटली भी कर रहा है, स्पेन भी कर रहा है। जितना नुकसान उन्होंने उठा लिया है, मेरा ख्याल है कि अब उनका जो ट्रेजेक्टरी है वो नीचे की तरफ जा रही है। उनका जो ग्राफ अगर आप देखें तो वो पीक पर जाके उसके बाद फिर नीचे जा रहा है। तो हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं उस पीक की तरफ जाने का, जो कि मैं दोनों मुख्तलिफ सूरत हाल है। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि कोई भी शख्स 100% यकीन के साथ कुछ कह नहीं सकता है। मुमकिन है जो खान साहब कह रहे हैं वो ठीक हो, मुमकिन है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो मिसालें हमारे सामने दो हैं, एक यूरोपियन कंट्रीज़ की है, एक हमारे पड़ोस में चाइना की और सिंगापुर की और हांगकांग की ममालिक की है। ठीक, एक वज़ीर आज़म का जो तज़ब्ज़ुब है उनके आज के एक जुमले से ज़ाहिर हो गया कि अगर मस्जिदों से वायरस फैला तो मस्जिदें बंद कर देंगे। इसका मतलब है हम इंतजार कर रहे हैं सरकारी तौर पर कि वायरस फैल जाएगा, तो फिर भी अगर हमें ये मालूम है कि एहतियात करने से इसको रोका जा सकता है। मैंने इंटरवीन किया इस वजह से, दुनिया के तमाम बड़े बड़े एपिडेमियोलॉजिस्ट जो लोग इसको देखते हैं और वो लोग जो इकोनॉमिक स्टडीज़ को एनालाइज करते हैं, वो इन पिछले 6 हफ्तों के बाद 2 अल्फाज पर पहुंचे नतीजा, टेस्ट, आइसोलेट। यही हल है और कोई हल। असद उमर साहब बयान कर थे TTQ टेस्टिंग, उसके बाद ट्रैकिंग एंड क्वारंटाइन, उनका जो टेस्ट एंड आइसोलेट, देयर इज नो थर्ड। अली नवाज जवान साहब, जिन ममालिक का वज़ीर आज़म हवाला दे रहे हैं, ठीक है, कुछ दीगर ममालिक का भी हवाला दिया सईद गनी साहब ने कि वो मॉडल्स भी हैं, उनको भी देखा जाना चाहिए, लेकिन जिनका हवाला दे रहे हैं वहाँ पे अमेरिका की अगर हम बात करें, वहाँ पे 1.5 लाख टेस्ट रोजाना की बुनियाद पे हो रहे हैं। जर्मनी में 70,000 टेस्ट रोजाना हो रहे हैं, फ्रांस में 20,000 के करीब हो रहे हैं। इसी तरह से इटली और स्पेन के अंदर भी यही सूरत हाल है। पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 24 घंटों के दौरान टेस्ट हुए हैं
वो खड़े हैं जनाब 5300 पे। और साथ ही साथ जो वज़ीर-ए-आज़म ने आज बात की, जो मिसालें दे रहे दीगर ममालिक की, ये तो टेस्टिंग का मामला हो गया। मसाजिद की वो बात कर रहे हैं कि अगर वहाँ पे हुआ मसला कोई हुआ तो फिर दोबारा हम बंद कर देंगे। मई के अंदर खुद वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि केसेस बढ़ेंगे, तो फिर ये खोलने का फैसला क्यों? कन्फ्यूजन तो बिल्कुल है। अच्छा, थैंक यू सो मच। तो जब जो आप बात कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, जरा समझने की ज़रूरत है। अमेरिका, जर्मनी और बाकी जो ममालिक हैं जिसमें लॉकडाउन खोलने की बातें हो रही हैं, नरमी करने की बात हो रही है, स्मार्ट लॉकडाउन की बात होनी शुरू हुई है। हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ये वर्जन पहले दिन से है, उनका वर्जन इनकी बेसिस पे नहीं बना। हाँ, मिसाल के तौर पर उन्होंने इसको कोड लाजमी किया है, पर हमारा वर्जन ये पहले से है। ग्राउंड रियलिटी टोटली डिफरेंट है। अगर अमेरिका ने जो हमें माशाल्लाह जिस तरह की हुकूमत हमें वर्षे में मिली, अमेरिका में जो स्टिमुलस पैकेज दिया गया वो 200 खरब डॉलर्स का स्टिमुलस पैकेज दिया गया। ब्रिटेन ने जो दिया वो आपके सामने, जो यूरोप ने दिया, जर्मनी ने दिया वो आपके सामने है। बड़ी मुश्किल $8.5 अरब का स्टिमुलस पैकेज दिया। क्या हमारी ग्राउंड रियलिटी आज अमेरिका की ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक है? बिल्कुल नहीं। हम अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, हमारे हकाइक टोटली दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट है। और हमारे हकाइक ये कहते हैं कि हमारे जो 25% जो लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, जिनका $2 अ डे से कम कमाते हैं, और जिसका ये है कि वो $2 रोज कमाएंगे, घर अपनी चीजें खरीद के लेके जाएंगे और अपने बच्चों को फीड करेंगे। तो हम इस तरफ क्या कर रहे हैं? हम इंडस्ट्री खोलने की बात कर रहे हैं, और किस तरह कर रहे हैं कि एसओपीज बना रहे हैं कि आपने जो एक्सपोर्ट बेस आपकी पहले इंडस्ट्री थी, हमने उसको खोला, उसके हमने एसओपीज बनाए। फिर हमने सीमेंट इंडस्ट्री को खोला, उसके एसओपीज बनाए। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोला और उसके एसओपीज के साथ हम उसको आहिस्ता आहिस्ता आगे। और एक चीज अगर आप ये मुझे बता दें खुर्रम दस्तगीर साहब, अगर इनके पास कोई मैथमेटिकल या कोई इसका फॉर्मूला है कि कितने अरसे तक कोरोना का ये वबा रहेगी, क्या उसकी आज तक कोई वैक्सीन आई है? नहीं आई है। इसका इलाज जो खुद दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि आपने आइसोलेट करना है और आपने उसको ट्रैक करना है और उसको सिंपल एज दैट आपने उसको क्वारंटाइन करना है, मैक्सिमम इसको यही करना है आपने, और क्या कर सकते हैं आप? उस इलाज कोई नहीं है। अगर ये अगले 2 साल तक चलता है तो क्या खुर्रम दस्तगीर साहब ये बताएंगे कि 2 साल तक पाकिस्तानी इकॉनमी इसको बेयर कर सकती है कि नहीं कर सकती है? इंटरनेशनल इकोनॉमीज हिल के रह गई हैं इसकी वजह से। और देखिए फिर आपने ग्राउंड रियलिटी है क्या कि आप मसाजिद वाले पे भी आप देख लेना, जो बात खुर्रम साहब कर रहे हो बड़ी जायज उनका नुक्ता है कि आप अब वर्स्ट का वेट कर रहे हैं कि ये हुआ तो फिर मसाजिद की तरफ हम जाएंगे कि सख्ती करेंगे, बंद करेंगे। ये तो फैसला रियासत का। मैं यही बात कर रहा हूँ, एक उलमा कराम ने आप देखिए, फिर आप देखिए, मैंने आज फैसला करना हो कि मैंने जर्मनी में क्या फैसला करना है और मैंने अमेरिका में क्या फैसला करना है और मैंने पाकिस्तान में क्या फैसला करना है, हमें टोटल डिफरेंट है ना। 18वीं तरमीम के बाद सूबे अपनी फैसले खुद कर सकते हैं, ठीक है। और मुराद अली शाह साहब ने फैसले किए भी। अभी बिल्कुल ठीक बात की है सईद गनी साहब ने कि देखें, दो सोचें, दो डिफरेंट है ना। कोई मेरा ख्याल है खुर्रम दस्तगीर साहब चाहेंगे कि लोग मरें, जब वज़ीर-ए-आज़म ये मिसालें दे रहे बैठ के कि ये सिविलाइज्ड कंट्रीज में नहीं होता, क्या मसाजिद बंद कर दें, वहां पे ना जाने दें लोगों को रमजान के अंदर। ये तो लोगों की जिंदगी है पहले बचानी। जब आप ये बात विफाक से बैठ के प्राइम मिनिस्टर मैसेज देंगे तो फिर सिंध के अंदर सिंध की हुकूमत के लिए, सिंध के वज़ीर-ए-आला के लिए मसाइल पैदा होंगे वहां पे भी। मैं कह रहा हूं डायरेक्शन सबकी ये है कि हमने किसी ना किसी तरह इस वबा से जान छुड़ानी है और लोगों को रिलीफ देना है। आपकी अप्रोच में डिफरेंस हो सकता है। जहां तक मसाजिद का ताल्लुक है, आपके फिर मैं वही जिस तरह मैंने पहले बात की, उलमा कराम का एक वर्जन था इसके ऊपर और आपके सामने था वो वर्जन। वो कह रहे थे कि हमने मसाजिद रमजान में हमने हर हालत में हमने मसाजिद को खोलना है। उसका एक तरीकाकार बनाया गया है, एसओपीज उनके लिए लाए गए हैं और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश भी यही करेंगे कि एसओपीज के ऊपर इंप्लीमेंट हो। आज भी मौलाना हजरात मिले हैं, कल परसों प्रेसिडेंट साहब से मिले थे, एसओपीज तय हो गए और दुआ ये करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को खदशा भी है कि इससे फैल सकता है, मेल जोल होगा तो ये फैल सकता है। आज वो खदशा जाहिर करते, खबरदार भी कर रहे थे, जाहिर उन्हें खतरा नजर आ रहा है। मई में खुद कह रहे हैं कि मई के अंदर केसेस फैलेंगे। मैं जरा उसने कहा था कि हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अप्रैल में आपकी उसमें एकदम सही है। चलिए अब वो पीक मई के अंदर एक्सपेक्ट नहीं आई जा रही है। अब वो कह रहे हैं कि मई में, वो कह रहे हैं कि शायद शिद्दत आए। पर देखिए फिर अपनी जिंदगी भी तो गुजारनी है ना, नहीं गुजारनी, आपने भी मूव करना। अब आप जो बात कर रहे हैं, अब आप जो बात कर रहे हैं उसी पे आज एक नून लीग का मुतालबा है सर। 3 महीने तक, अब आप जो 3 महीने में कोरोना खत्म हो जाएगा, आप लॉकडाउन कर दे, हम कर देते हैं। सर आप जो बात कर रहे हैं आज उसी पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी एक मुतालबा आया है और वो है पार्लियामेंट का इजलास बुलाए जाने से मुतल्लिक कि फिजिकल इजलास बुलाया जाए। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, ये फिजिकल इजलास बुलाने का जो आज मुतालबा किया मुस्लिम लीग नून की तरफ से आया है, क्या इस मुतालबे में आपने शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत की है पार्टी सदर से?
जी बिल्कुल, उनकी मुशावरत इसमें तो शामिल वो है। आएंगे इस इजलास के अंदर, चूंकि वो तो नैब के अंदर नहीं जा रहे कि मुझे खतरा है, वायरस फैल सकता है, लग सकता है, तो वो पार्लियामेंट के इजलास में कैसे जाएंगे? वो उनके अपनी शायद ज़ाती इशूज़ की वजह से मत आए, लेकिन हम ये समझते हैं कि पार्लियामान में ऐसा इंतज़ाम मौजूद है कि मेंबरान और ख़ास तौर पे जो कौमी असम्बली में स्टाफ काम करता है हर लेवल पे, उनकी सेहत कायम रखे हुए हमें ये जो रियासत का अब सबसे अवामी सतून है उसको जारी रखना है। पाकिस्तान की जुडिशरी खुली है, पाकिस्तान की एग्जेक्टिव ब्रांच अपना काम कर रही है, तो पाकिस्तान की मुकन्नना ने भी अपना काम करना है। और हमने बाकायदा इसके ऊपर बड़ा गौर किया है कि कौमी असम्बली में 450 नशस्तों की गुंजाइश है, और अगर उसके इर्द गिर्द जो पब्लिक गैलरीज हैं उनको भी इस्तेमाल कर लिया जाए तो 800 सीटों की गुंजाइश है। तो लिहाजा ऐसा इंतज़ाम किया जा सकता है कि 6-6 फुट पर भी अगर मेंबरान को बिठाया जाए, तो अगर तमाम मेंबरान भी 342 तो बड़ा रेयर है कि आते हैं, लेकिन जो तादाद यूजुअली आती है उनको बड़ी आसानी से अकोमोडेट करके सोशल आइसोलेशन। साहब इस इजलास के अंदर आएंगे अगर बुलाया जाता जी, क़यास तो यही है कि वो आएंगे और इंशाल्लाह आकर अपनी बात करेंगे। क़यास है या एक तो फैसला आपकी पार्टी की तरफ से ये मुतालबा आता है कि फिजिकल इजलास बुलाया जाए, फिर भी सर क़यास है या एक तो ये तो नहीं वो देखिए मैं आऊँगा भाई, देखिए अल्लाह ताला मैं यही दुआ कर सकता हूँ कि सबको महफूज रखें। कौमी असम्बली में शायद कुछ थोड़े ही कैंसर सर्वाइवर्स हैं और शहबाज शरीफ उनमें से एक हैं, तो लिहाजा उनकी अपनी एक जुज़ाती सेहत के इशूज़ हैं, वो अपनी जगह पर हैं, वो दूसरों से ज़्यादा एट रिस्क हैं, बहुत ज़्यादा उनकी जो इशू है। लेकिन मेरी नज़र में ये जो इशू है ये बिल्कुल उनकी मुशावरत और उनके जो है वो मशवरे से हुआ है, तो लिहाजा हम समझते हैं कि वो भी तशरीफ़ लाएंगे और आकर ये जो तमाम इश्यूज़ हैं उस पर बात करेंगे कि ये कोरोना में हुकूमत का जो तजब्ज़ब है और उनकी जो कन्फ्यूज्ड पॉलिसी है, ये किस तरह जो है इसके ऊपर जो अभी तक एक्सपेंडिचर्स किए हुए हैं जिस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, ये टाइगर फोर्स क्या चीज़ है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है और क्या उसके ज़रिए तो पाकिस्तानी कौम का सरमाया जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। नहीं देखिए, ये तो वज़ीर आज़म ने सर इस पर आज वजाहत की है, मैं चाहता हूँ जरा सुन भी टाइगर फोर्स पे जरा सुनाइए, प्राइम मिनिस्टर ने आज क्या बात की है, उन्होंने वजाहत की है इस पर। टाइगर फोर्स के ऊपर पता नहीं ये क्या ऑपोजिशन, मुझे नहीं समझ आई कि इसके ऊपर क्या एतराज़ है, क्योंकि रजाकार तो इंग्लैंड के अंदर भी उन्होंने 2.5 लाख रजाकार उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या करेगी, उन्होंने मुल्क भी चलाना है, एडमिनिस्ट्रेट भी करना है, तो इसलिए रजाकार की भी ज़रूरत है। सर उन्होंने ये भी बताया कि इसमें कोई पैसों से लेना देना रजाकारों का नहीं है, वो कह रहे सिर्फ कोऑर्डिनेट। चंद दिन पहले वज़ीर आज़म की वीडियो लाहौर में जो खिताब फरमाया था चला देते कि आपके हल्के कायम होंगे टाइगर फोर्स सर से। इसके लिए आपकी पार्टी से रब्ता किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो भी सुन लें जरा, सुनाइए जरा। मैंने अपोजिशन लीडर से भी कहा कि तुम्हारी अपनी जो नौजवान फोर्स है ये बेहतरीन मौका है कि तुम उसको एक्सपेडिशियसली उसको ज़मीन पर उतार दो, क्योंकि नौजवान का रेजिस्टेंस है। हम अपनी एहतियात करें, ये नहीं कि बद एहतियाती के साथ जाए, मगर नौजवान हर घर को खटखटा कर ये पूछ ले कि तुम्हारे यहाँ कोई बीमार है तो ये चीज़ें अख्तियार करो, और अगर बीमार है या नहीं है, तुम्हारे यहाँ ग़िज़ा की किल्लत है, तो फिर हम लेकर आते हैं। तो उन्होंने क्या उस पर जवाब दिया सर? नहीं तो सब तैयार है। सदर मुमलिकत कह रहे हैं कि मैंने अपोजिशन लीडर को कहा कि आप ही अपने नौजवानों को निकालें। ये सदर मुमलिकत को ये मालूम होना चाहिए कि पंजाब में 60,000 हर गली महल्ले तक बैठे हुए मुंतखब नुमाइंदे अवाम के मौजूद हैं, उनको सदर मुमलिकत की हुकूमत ने उठाकर बाहर फेंक दिया अपने सियासी फायदे के लिए, सिर्फ सियासी फायदे के लिए। तो जो मुंतखब लोग हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना और कहीं और से कोई टाइगर फोर्स आके हमें बताएगी कि हमने महल्ले में कौन मुस्तहिक है, तो मेरी इस्तदा है। टाइगर फोर्स सर वही कह, नून लीग को भी दावत दी थी कि आप हिस्सा बने उसका। मैं इसको अपने कॉलीग्स के, हम ये सब अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ऑन द ग्राउंड, इस्लामाबाद के ऐवान सदर में नहीं, ऑन द ग्राउंड मुस्लिम लीग नून के किसी मुंतखब नुमाइंदे से राब्ता नहीं किया गया हुकूमत की तरफ से कि आप भी आकर इसमें कंट्रीब्यूट करें। ये तमाम लिस्टें पीटीआई के ऑफिस होल्डर्स के दफ्तरों में बनी है, तो और उन्हीं के जरिए ऑनलाइन लोग अप्लाई कर रहे थे पोर्टल पे जाके। मैं सर दोबारा तो जरा सईद गनी साहब, ये जो नून लीग की तरफ से मुतालबा आया है कि फिजिकल इजलास पार्लियामेंट का बुलाया जाए, वर्चुअल इजलास अगर बुलाया जाता है तो उसमें नून लीग पार्टिसिपेट नहीं करेगी, आपकी पार्टी की क्या इस पर मुशावरत है? पीपल्स पार्टी भी यही सोच रखती है कि फिजिकल इजलास ही होना चाहिए और वर्चुअल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्या राय आपकी?
समर, मेरे पास इस वक्त पार्टी का जो ऑफिशियल वर्जन है वो तो नहीं है। पार्टी में इसमें मुशावरत अगर कहीं हुई होगी तो मैं उसका हिस्सा फिलहाल नहीं हूँ। मैं यहाँ सिंध में बैठा और कोरोना के इश्यूज़ को देख रहे हैं हम। पार्टी की आदत, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि पार्लियामेंट का इजलास बाकायदा नहीं, देखिए अब हर इशू पर मीटिंग्स होती हैं, उसमें डिस्कशन होता है, लेकिन फ़िलहाल इस इशू पर कोई ऐसा डिस्कशन मतलब जिसमें मैं मौजूद हूँ मेरे सामने नहीं हुई है बात, तो ये मुनासिब नहीं होगा कि मैं इस वक्त वो बात करूँ जो पार्टी ने करनी है। तो वो पार्टी ऑफिशियली कह देगी, लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय का इजहार कर सकता हूँ एज ए पोलिटिकल वर्कर, एज ए मेंबर प्रोविंशियल असम्बली। मेरा ख्याल है कि मुनासिब बात होगी कि इजलास बाकायदा बुलाया जाए और तमाम मेंबरान वहाँ असम्बली के अंदर उसमें शरीक हों। बिल्कुल मुश्किल फ़ैसला हो सकता है, लेकिन बात यह है कि अगर आपने कोई एक कंसेंसस डेवलप करना है नेशनल लेवल पर, तो इसके लिए ज़्यादा मुनासिब हो कि मेंबर्स सामने बैठे हों और वज़ीर आज़म साहब भी मौजूद हों, अपोजिशन की तमाम पार्टी भी मौजूद हों और एक बेहतर फैसला करने की पोजीशन बन सकती है। तो सर ये कैसे फैक्ट्रियों के अंदर कोरोना वायरस फैलने का खतरा है, इज्तिमात के अंदर फैलने का खतरा है, मसाजिद के अंदर फैलने का खतरा है, तो पार्लियामेंट के अंदर कोरोना वायरस के फैलने का खतरा नहीं होगा क्या? इन प्रिंसिपल जो आपकी पॉलिसी है, मैं उसकी बात ये मैं जो मैं अर्ज़ करता हूँ, जो उन चीज़ों के हक़ में आर्गूमेंट आता है, ये मेरा नहीं है। मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर मसाजिद में SOPs पर अमल दरामद करके नमाजें हो सकती हैं, अगर फैक्ट्रीज़ में SOPs पर अमल दरामद करके फैक्ट्रीज चलाई जा सकती हैं, अगर दुकानों में SOPs पर अमल करके दुकानें खोली जा सकती हैं, तो पार्लियामेंट में SOPs पर अमल दरामद करके इजलास क्यों नहीं हो सकता? अली नवाज अवान साहब, तो फिर आज तक भी जो मीटिंग्स हो रही थी वो तो वर्चुअल इजलास के हवाले से ही मुशावरत हो रही थी। कैसे करेंगे पीपल्स पार्टी वर्चुअल इजलास में आने के हवाले से? जो सईद गनी साहब अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि फिजिकल ही होना चाहिए। नून लीग ने तो क्लियरली कह दिया है कि अपोजिशन की बड़ी पार्टी है कि अगर वर्चुअल पार्लियामेंट का इजलास हुआ तो नून लीग उसका हिस्सा नहीं बनेगी। वो तो साजिश से ताबीर कर रहे हैं कि एक आप खुफिया जो फंड खर्च कर रहे हैं उस पर आप चाहते हैं कि चेक ना हो अपोजिशन का। मेरा ख्याल है, आई एग्रीड विद सईद गनी साहब, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल लॉजिकल बात की है कि जब हम SOPs के तहत फैक्ट्रीज खोल रहे हैं, हम SOPs के तहत इंडस्ट्रीज को खोलने जा रहे हैं, हम SOPs के तहत बहुत सारे नीचे वाले जो, जैसे हमने टेलर्स को, जिस तरह हमने बाबर्स को, जिस तरह हमने बाकी लोगों को अलाउ कर रहे हैं, उसी तरह पार्लियामेंट के भी SOPs तय करके प्रॉपर इजलास होना चाहिए। देखिए फिर मैं यही बात करूंगा, इसलिए मैं कहता हूँ नून लीग की हमेशा पॉलिसी कंफ्यूज होती है। जब आपको याद होगा कि जब ये कश्मीर वाला इशू हुआ था तो इमरान खान साहब ने बताया शहबाज साहब हम करें क्या, हम उनके ऊपर चढ़ाई कर दें? तो उन्होंने कहा, आपको याद होगा, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं। तो उन्होंने कहा फिर आप क्या कह रहे हैं? जो हम मैक्सिमम फॉरेन रिलेशंस अपने यूज करके उन पे प्रेशर डाल सकते हैं वैसे ही कर रहे हैं ना, वही हम कर रहे हैं। इस तरह अब भी एक तरफ वो कह रहे हैं मसाजिद नहीं खुलनी चाहिए और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का इजलास होना चाहिए। भाई यही बात, मंतक यही है। मंतक क्या कहती है? मंतक ये कहती है कि अगर आप मसाजिद खोल रहे हैं SOPs ला के, सोशल डिस्टेंसिंग करके, और आप उसमें एग्री कर रहे हैं मसाजिद खुल जाएंगी, उसी तरह पार्लियामेंट के लिए भी सेम SOP बननी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक फिगर्स दिए हैं। अगर गैलरीज भी आप यूज कर लें, 6 फुट का सोशल डिस्टेंसिंग कर लें, और सबसे बड़ा फोरम है और उसमें बात होनी चाहिए। अगर जो भी ऑपोजिशन है समझती है कि किसी बात को उसने हाईलाइट करना है और वो राइट फोरम है, और उसके ऊपर जो हम ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, मेरा ख्याल है ये टाइम है कि हम उस ऑर्डिनेंसेस को भी इसमें ला के इसके ऊपर लॉ मेकिंग करें। बिल्कुल, आपने नैब का ऑर्डिनेंस वो एक्सपायर हो रहा है, दीगर 5 ऑर्डिनेंसेस एक्सपायर हो रहे हैं। नहीं देखिए, मैं इसकी बात करूं, वो तो साथ साथ चलता रहेगा ना। जैसे हम होर्डिंग के ऊपर लेके आए हैं ऑर्डिनेंस, उसके ऊपर लॉ मेकिंग होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए, ताकि पता चले कि अब सब पार्टीज इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट है और उस पे सारे एग्री भी करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि यू आर ओपन के पार्लियामेंट ओवरसाइट के लिए आप ओपन है। जो भी फंड्स वगैरह भी खर्च हो रहे हैं, किसी किस्म का आप पर्दा नहीं डालना चाह रहे, जो नून लीग के सच्चात हैं, जो आज जिनका इजहार किया है। हम तो अपनी रिपोर्ट शाया कर रहे हैं। आपको याद होगा जो आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि अभी हमने IPP से रिलेटेड जो आज कैबिनेट ने फैसला किया, उसकी रिपोर्ट को हम पब्लिश कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले IPPs का मसला 20 साल से चल रहा है। उस पर खुल के बात करूंगा अगले सेगमेंट में, लेकिन ये नहीं कि किसी किस्म का कोई पर्दा डालने की कोशिश नहीं है। कुछ जरूरत हम तो कह रहे हैं कि आओ बैठ के बात करते हैं भाई। अगर आपके इश्यूज हैं, लेट्स डिस्कस इट। अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं, उसका जवाब देना चाहते हैं, दैट्स कॉल्ड डेमोक्रेसी। वो कह रहे हैं कोई पर्दा डालने की कोशिश नहीं है किसी किस्म की। मैं कंफ्यूज पॉलिसी से नून लीग निकल आए,
कंफ्यूज पॉलिसी निकल आए। मसाजिद के लिए आप कहते हैं बंद कर दो, पार्लियामेंट खोल दो। अगर हम एसओपीज बना के देखें कि कोई पता नहीं है कितना अरसा इस चीज ने चलना है, आपने इसके साथ जिंदा रहना है, जिंदगी बसर करनी है, आपने आगे की तरफ मूव करना है, तो इसी तरह दुनिया मूव कर रही है। यही बात खुर्रम दस्तगीर साहब जो थोड़ी देर पहले आपने भी की थी कि मसाजिद वाली जो बात हो रही है उस पर कल जुबैर साहब यही कह रहे थे कि ये फैसला नहीं होना चाहिए था, फिलहाल पीक आनी है अभी, ये एक अजीब फैसला किया गवर्नमेंट ने प्रेशर में आके। तो फिर वही सवाल कि मसाजिद में खतरा नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर तो पहले तो ये खतरा है इस हुकूमत की जिम्मेदारी, कंफ्यूजन फिर दोनों तरफ है, नूनी की तरफ भी है, पीएम की तरफ भी है। मैं अभी दूर कर देता हूं। इस हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान के डॉक्टरों को हिफाजती किट्स फराहम करें, मुकम्मल नाकाम। लाहौर में डंडे, कोयटा में गिरफ्तार, इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट नहीं मिली। हुकूमत की जिम्मेदारी, प्रोटेस्ट कई बड़े ममालिक में सर शुरू हो गए। हाँ, जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान में टेस्टिंग होती। WHO ये कहता है कि 15,000 फी 10 लाख शहरी टेस्टिंग होनी चाहिए। अभी तक मेरा गालिबन 600 पे हम पहुंचे, बहुत ज़्यादा नंबर अब जो रिसेंटली बढ़ा है। नाकामी। उसके बाद जो मुख्तलिफ क्वारंटीन, अभी तक ये हुकूमत क्वारंटीन और आइसोलेशन में फ़र्क नहीं कर पाई, इनको समझ नहीं आई ठीक है कि क्या करना है, वहाँ नाकामी। अब इशू यहाँ ये है, बाहर से लोगों को नहीं लाया जा रहा सर, इसलिए कि हमारे पास क्वारंटाइन की फैसिलिटी नहीं है। पाकिस्तान की कई लाख मसाजिद कंट्रोल नहीं हो सकती, पार्लियामान को मैनेज किया जा सकता है। और अगर 150 बंदा हर जो काबीना की मीटिंग में तकरीबन जो पार्टिसिपेंट्स और सारे ऑफिसर्स नहीं, काबीना भी माशाल्लाह काफ़ी वसी है, लेकिन उसके साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ है उन सब 47-48 लोग, हाँ, तो अगर 150 बंदा जो है वो इकट्ठा हो सकता है, तो वो तो एक रूम में नहीं हो रही है, वो तो डिफरेंट रूम्स के अंदर हो रही है, बाहर से लोग। यहाँ इशू ये है कि हमने वो एक रियासत का सतून है जिसको मुअत्तल किसी सूरत नहीं किया जा सकता। सही, मस्जिदें खुली हैं, हम इज्तिमा को कह रहे हैं ना कि आप वहाँ मत करें इज्तिमा, लेकिन इशू तो जाने बचाने का है। एज आई सेड, पाकिस्तान की रियासत और उसकी जमहूरियत को चलाना भी उतना ही अहम है, पार्लियामान का इजलास होना चाहिए। तीसरा ये आप याद रखें कि ये वो हुकूमत है जिसको हमने अपने आखिरी साल में पोलियो के 8 केसेस दिए, आज 188 हो गए। ये वो हुकूमत है जो डेंगू कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हुई। पोलियो में डिजास्टर, डेंगू में डिजास्टर और अब कोरोना में डिजास्टर। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस मैनेज नहीं कर सकती। ये नया पाकिस्तान है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि जिसको हम नया पाकिस्तान वो है। कोरोना तो पूरी ये वो लोग हैं जो BRT बना रहे हैं ना, 100 अरब के खड्डे डाल देते हैं, फिर कहते हैं जी हम क्या करें, ये तो कौम ही अच्छी नहीं है। द पॉइंट इज कि अगर आप में समझ थी तो आपको आपने वहां पोलियो के जो प्रोग्राम था उसमें क्यों अपने किसी एक अनक्वालिफाइड हवारी को लगा दिया जो जिसने पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया। पूरी दुनिया पाकिस्तान का हमारी हुकूमत में नाम लिया जा रहा है, देखें कितना अच्छा कंट्रोल पोलियो को हो रहा है, वो उल्टा हो गया, डेंगू में उल्टा हो गया। अब यहां आके भी जो है जो इनकी पॉलिसी, मेरे भाई ने कहा जी बड़ी अच्छी बात है, SOP कहा जी हजाम की दुकानें खोलें, इलेक्ट्रिशियंस की दुकानें खोलें, इनकी फेडरल गवर्नमेंट ने कहा खोलें, ठीक। हुकूमत पंजाब ने जाकर पुलिस के जरिए बंद करवाई है शहरों में, ये भी रिपोर्ट्स। यहां जो है ये इशू जब तक क्लैरिटी के साथ कौम को नहीं बताया जा सकता वो मामला हल नहीं होगा। और पार्लियामान का इजलास बेहद जरूरी है क्योंकि इस हुकूमत की ओवरसाइट भी उतनी ही अहम है जितनी दूसरे मामलात। सईद गनी साहब, सिंध के अंदर फिर किस तरह की नरमी आप करने जा रहे हैं? जाहिर है एक तो प्राइम मिनिस्टर ने भी आज कह दिया कि मसाजिद पे सख्ती करना, उलमा को गिरफ्तार करना, ये कोई सिविलाइज कंट्रीज में इस तरह से नहीं होता। तो सिंध के अंदर आपने क्या मैसेज लिया आज की प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से, और नरमी किस तरह की करने जा रहे हैं आप? जरा से मैं चाहता हूं कि सिंध के नाजरीन को भी जरा आज मालूम हो। समर देखें, एक तो अभी तक लॉकडाउन है, पूरे मुल्क में है, और ये अब फैसले ज़ाहिर के जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो करती है, उसमें एग्जेम्पशंस दी गई हैं कुछ कारोबार करने के लिए, लेकिन उसके लिए SOPs बनाने हैं और उन SOPs पर अमल दरामद करना है। सही है। हमने ये ज़रूर किया है कि हम अमल दरामद में ज़रा सा स्ट्रिक्ट हैं। हम ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी लाजमी हैं किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए, किसी भी बाज़ार को चलाने के लिए, किसी और बिज़नेस को करने के लिए, उसको हर हाल में यकीनी बनाया जाए। वो हम कर रहे हैं। उसमें हमने कल भी 3 फैक्ट्रियां जो हैं वो सील कर दी थी, जहां एक तरफ हम
इजाज़त दे रहे हैं खोलने की, ताजिरों को दे रहे हैं इजाज़त, वहाँ दूसरी तरफ अगर कहीं खिलाफवर्जी होती है तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। देखिए, हमने उनके साथ जो मीटिंग्स की, संडे को हमने चीफ मिनिस्टर साहब को जो प्रपोज़ल था वो बना के दिया कि जी हमारी राय में जो कमेटी बनाई थी उन्होंने, जिसमें 4 मिनिस्टर्स थे, कि इस तरह से कारोबार खोला जा सकता है, ये उसके SOPs होंगे और ये डेज़ होंगे, ये वर्किंग आवर्स होंगे, वो हमने दे दिए। हमारा ये ख्याल है सिंध गवर्नमेंट का कि जिस तरह अब सेंट्रल का जो फेडरल नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो फैसले करती है, तो ये भी हम उनको भेजें, वो इसको देखें, अगर उनकी तरफ से कोई फर्दर इसके अंदर बेहतर तजावीज़ आती हैं तो इसको भी इंक्लूड कर दें, और पूरे पाकिस्तान के लिए एक ही जैसा जो है वो SOPs बनाएं और एक ही दिन में तमाम। वो तो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि सूबे बाख्तियार हैं, वो कर सकते हैं अपने फैसले। ज़ाहिर है आपको बहुत सारे इख्तियारात तो हैं आपके पास ना, आप कर सकते हैं अपने तौर पर फैसला साजी, ताजरों के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से। मैं आपसे एक अर्ज़ कर दूँ, मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, देखिए प्रॉब्लम जो हमें पहले पेश आया था, हम फैसले कर सकते हैं, हमने पहले किए भी हैं, लेकिन हम एक फ़ैसला करें और वफाकी हुकूमत की तरफ से उसके मुखालिफ में अगर नैरेटिव बिल्ड होना शुरू हो जाए और यहाँ वफाकी वज़रा आकर हमारी जो है वो बस बैंड बजाना शुरू कर दें कि जी आपने गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, हम उस सूरत हाल से बचना चाहते हैं। मसला अभी कौन कौन से ऐसे फैसले, अभी कौन कौन से ऐसे फैसले गनी साहब जो आप करना चाह रहे हैं, आप इस दबाव की वजह से नहीं कर रहे? मिसाल के तौर पर अभी करंटली आज हम बात कर रहे हैं। नहीं, अभी तो देखें, अभी तो हमने एक मरतबा नहीं कई मरतबा चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि PM साहब आएँ, खुद लीड करें, वो फैसले करें, हम अमल दरामद करेंगे। तो हमारी जो राय होती है हम नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में रख लेते हैं, वहाँ से जो फैसले होते हैं, हमें पसंद होते हैं, हमें नहीं पसंद होते हैं, हम उनके ऊपर अमल कर लेते हैं, और फिर ज़ाहिर है कि SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाना हमारी जिम्मेदारी है, वो हम करवाते हैं, उस पर हम सख्ती करते हैं। ठीक है, चले यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो IPPs के हवाले से बात होगी कि रिपोर्ट तो आज पब्लिक करने का फैसला हो गया है और एक इंक्वायरी कमीशन बनाने का आज डिसीजन हुआ है। 90 रोज़ में जो अपनी रिपोर्ट देगा पावर सेक्टर में होने वाले घपलों से मुतल्लिक, क्या यहाँ पे भी कुछ सख्त एक्शन होने जा रहा है? बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। आज वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि IPPs की जो रिपोर्ट थी वो अब पब्लिक की जाएगी, तहकीकाती रिपोर्ट थी, और साथ ही साथ एक कमीशन बनाने का फैसला हुआ है जो 90 रोज़ के अंदर पावर सेक्टर में होने वाली जितने भी खुद बोझा घपले थे, जो नाजायज़ मुनाफाखोरी जिससे हुकूमत कह रही हुई, उसकी तहकीकात करेगी। फोरेंसिक ऑडिट जहाँ पर भी होगा 90 रोज़ में इसकी रिपोर्ट आएगी। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर भी जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने फ़ायदा उठाया, उसमें गवर्नमेंट के अंदर बैठे बहुत सारे लोग हैं, बहुत से किरदार तो वो हैं जो आटा चीनी रिपोर्ट के अंदर भी जिनके नाम सामने आए थे। अब जो IPP रिपोर्ट में आम शख्सियात को जिन्होंने फ़ायदा उठाया, उनमें जो नाम वफाकी कैबिनेट के अंदर लोग बैठे और कुछ दीगर पोलिटिकल पार्टीज़ के भी उनके नाम आपके सामने रखता हूँ। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, इन्होंने 30 अरब रुपये का फ़ायदा उठाया है IPP से। नदीम बाबर साहब मावन खसूसी हैं पेट्रोलियम के ही मुतलका, और इन्होंने 2 अरब रुपए का फ़ायदा उठाया। जहांगीर खान तरीन साहब 3 अरब 85 करोड़ रुपए का इन्होंने फ़ायदा उठाया। खुसरो बख्तियार साहब के जो कज़न भाई हैं उमर शहरियार साहब, उन्होंने 1 अरब रुपए का फ़ायदा उठाया है। और सलमान शहबाज साहब जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने 1.33 अरब रुपए का फ़ायदा इस सारे मामले में उठाया है। अब दोबारा से सवाल यही उठता है, अली नवाज अवान साहब आपकी तरफ आता हूँ कि यहाँ पर भी कप्तान सिर्फ फील्डिंग तब्दील करेंगे या अब की मरतबा सख्त एक्शन होगा? जिन लोगों ने मुनाफाखोरी की और वो लोग जिन्होंने फ़ायदा नाजायज़ पहुंचाया, उनके खिलाफ सख्त और कड़ा एहतसाब उनका हुआ। अच्छा, मैं थोड़ा सा मुझे पिछली बात का एक जवाब दे दूं। वो मुझे कह रहे थे इन लोगों को पता नहीं चल रहा कि आइसोलेशन क्या होती है, क्वारंटाइन क्या होता है। मुझे वाकई शहबाज शरीफ साहब को देख के पता नहीं चल रहा कि वो तो कोरोना का मुकाबला करने आए थे, वो आइसोलेशन में है कि क्वारंटाइन में, तो इसलिए हमें फ़र्क उसका फील ही नहीं होता। पर दूसरी तरफ आप ये देखें कि बिल्कुल जिस तरह पिछली रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, इसी तरह आज कैबिनेट ने फैसला किया कि IPP से रिलेटेड भी यूरोपेट है वो पब्लिश की, चाहे उसमें हमारे लोगों का नाम हो, किसी और लोगों का नाम हो, जिसने पाकिस्तानी टैक्स आवाम के पैसों को लूटा है, जिसने भी पाकिस्तानी आवाम का खून चूसा है, उसको उनको हाईलाइट करना, वो रिपोर्ट पब्लिश करना। हमने इस चीज का नारा लगाया था, स्लोगन लगाया था, एहतसाब के नाम पे हमने। लेकिन अली नवाज अवान साहब जो तरीके इंसाफ का असूल था, जो खान साहब का असूल था, जो कंटेनर के ऊपर से मैंने बार बार सुना, वो ये था कि जब तक तुम क्लियर नहीं हो जाते, किसी पे उंगली उठ जाए, किसी पे कोई इल्जाम आ जाए,
जब तक तुम क्लियर नहीं हो जाते तब तक ओहदे से अलग हो जाओ, क्लियर हो जाओ, वापस आ जाओ। लेकिन वो लोग कैबिनेट के अंदर बैठे हैं, किस चीज का इंतजार हो रहा है? हटा दें, जब क्लियर हो जाए वापस आ जाए। ये तहरीक इंसाफ के असूल की बात कर रहा हूं। नहीं, आप आटा चीनी पे ले लें, आटा चीनी पे ले लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरी तरफ जाते हैं। आटा चीनी पे नाम आया जहांगीर खान तरीन साहब का। सर आप IPP पे आ जाए सर, जरा मैं सुनते जाए ना, नाम सुनते जाए। और आपने क्या कहा कि हम इन लोगों अगर आप उसी सीट पे बैठे रहेंगे तो जो आपके खिलाफ इंक्वायरी होगी आप उसके ऊपर किसी ना किसी तरह असरअंदाज हो सकते हैं। ये मंतक है ना उसके पीछे। तो आप मुझे बताएं, जहांगीर खान तरीन साहब को तो पहले ही आपको पता है जो टास्क फोर्स था उससे उनको हटा दिया गया, असरअंदाज हुए हो, फायदा उठाया हो, जो भी हो, ये एक आपका जनरल असूल होता था कि किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर पे, किसी ओहदा रखने वाले पे, किसी जिम्मेदार शख्स पे, हुकूमत पे बैठे किसी शख्स पे कोई इल्जाम आ जाए, जरा भी इल्जाम आ जाए, वो ओहदे से अलग हो जाए। जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता, खुसरो बख्तियार साहब पे नाम तो उनका आया, जो भी है वो वजीर हैं आज। सेक्रेटरी फूड को हटा दिया गया इस रिपोर्ट के अंदर। ब्यूरोक्रेट्स को ज़बह करके आपने वज़रा की फील्डिंग तब्दील कर ली, ब्यूरोक्रेट्स को आपने ज़बह कर लिया, उनकी पोस्ट से हटा दिया गया, ब्यूरोक्रेट्स को ज़बह कर दिया आपने, स्केपगोट कर दिया। जो लोग बैठे फैसले करने वाले वो वहीं बैठे हैं। हम ये साबित करते आ रहे हैं, जब हमारे 25 MPs ने, जब सेनेट का इलेक्शन था उसमें पार्टी की हुक्म की खिलाफ वर्जी की, हमने 25 MPs को फारिग कर दिया। आपके सेनेट के इलेक्शंस होते हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी कहती है हमारे लोगों ने वोट दिया। मैं तो आप ही का असूल आपके सामने रख रहा हूं। अब शायद वो जब नून लीग की हुकूमत थी उस वक्त एप्लीकेबल था, आज आपकी हुकूमत में एप्लीकेबल नहीं है, ये अलग बात है। नए पाकिस्तान के अंदर पुराने असूल पता नहीं अप्लाई होते नहीं होते, ये अलग बात है। आप ये देखें, 480 अरब रुपया दिया गया जब नून लीग की गवर्नमेंट आई। एक गो के अंदर IPPs को एक भी कमेटी बनी, एक भी इंक्वायरी कमेटी बनी, एक भी रिपोर्ट पब्लिश हुई। आज मुझे बताएं, हमारी हुकूमत सर आपने रिपोर्ट पब्लिक की, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, हर किसी ने सराहा, एक अच्छा आपने स्टेप उठाया है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो होते हैं ना। अगला काम तो होता है किसी को हटाना। कि पूरी दुनिया को पता चलेगा कि एहतसाब होता क्या है, जिसने भी एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला आज होता है। नदीम बाबर साहब, आज से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले वो रिपोर्ट उनके पास पहुंच जाती है, जो पेट्रोलियम के मुतल्लिका मामले खसूसी हैं उनके पास रिपोर्ट चली जाती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो यहाँ पे है। वो खत लिखते हैं उमर अयूब साहब को कि आप यहाँ पे इन्वेस्टर्स का एतमाद खराब कर रहे हैं। ये लोग बैठे हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस होते भी हैं। ठीक कह रहे हैं, मेरी बात जरा सुने। फैसला क्या है? अब दाद देंगे, इस कैबिनेट को दाद देंगे। मेरा ख्याल है कि एक फैसला होता है कि असद उमर साहब उस कमेटी को हेड करते हैं, उनको कहा जाता है, वो कहते हैं मेरा वर्जन ये है कि इसको हाईलाइट होना चाहिए उस कमेटी में। बाकी वर्जन आता है जो मिनिस्ट्री है उसका आता है इसको हाईलाइट नहीं होना चाहिए, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन भी खराब होने का इसमें खदशा है। ये मंतक जाती है। कैबिनेट में आता है, डिस्कशन होती है, मेरिट पे फैसला होता है और कहा जाता है कि रिपोर्ट पब्लिश होगी। आप मान भी रहे इस बात को मान भी रहे कि उनका नुक्ता नजर भी ठीक है कि इन्फ्लुएंस हो सकता है, यही बात तो वो कर रहे। सही गनी साहब, ये जो मामला है, आटे चीनी की रिपोर्ट के बाद IPPs की रिपोर्ट आ गई, कर्जा कमीशन की रिपोर्ट आने वाली है, नाम फिर यहां पे भी हुकूमत पे बैठे कई लोगों के आ रहे। यहां तक तो एक बहुत अच्छा फैसला है। आप भी ज़ाहिर ऐसे मुझे लगता है अप्रिशिएट करेंगे कि अपने दौरे हुकूमत पे बैठे हुए करीबी लोगों के खिलाफ तहकीकाती रिपोर्टें, उनके नाम आना, वो रिपोर्टें सामने लेके आना। लेकिन असल चीज़ है एक्शन। लग रहा है आपको एक्शन होगा। आज जो डिसीजन हुआ है IPPs की रिपोर्ट के वाले से कि कमीशन बनाया जाए, 90 रोज के अंदर रिपोर्ट दे, फिर कार्रवाई हो, ये बेहतर फैसला है। सर मेरा वैसे, मैं बताता हूँ मेरा मौक़िफ़ इस पे क्या है, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ पे हैरत होती है कि आसिफ अली जरदारी हों, फरियाल टालपुर हों, खुर्शीद शाह हों, आगा सिराज दुरानी हों या और कई लोग हैं वो हों, तो उनके लिए तो कोई कहीं पर तो शायद कोई इंक्वायरी भी नहीं हुई और गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं। अगर कहीं इंक्वायरी हो गई तो वहाँ ना कोई फॉरेंसिक ऑडिट करने की बात हुई, ना कोई कमीशन बनाने की बात हुई, लेकिन वो अरेस्ट भी हो गए और कई माह तक जेलों में रहे। खुर्शीद शाह साहब अभी भी जेल में हैं, बाकी जमानतों पे हैं। लेकिन यहाँ जो 2-3 रिपोर्ट्स आई हैं उसमें एक पे कह दिया गया जी फॉरेंसिक ऑडिट कराई जाएगी इसकी, वो फिर रिपोर्ट आएगी 25 तारीख को गालिबन, और फिर इसमें ये कह दिया गया कि 90 दिन के बाद एक कमीशन जो है अपनी वो रिकमेंडेशन ही देता है कमीशन, और तो कुछ नहीं कर सकता, वो देगा, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। लेकिन इससे हट के ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है, देखें इस वक्त जितनी भी ये इंक्वायरीज़ हो रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, या अपोजिशन के ख़िलाफ़ हों या इनके सिटिंग मिनिस्टर्स के ख़िलाफ़ हों या PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ हों, मेरा अपना मौक़िफ़ ये है कि फ़िलहाल इन चीज़ों को हमें एक तरफ रख देना चाहिए। देखिए जिन लोगों के ख़िलाफ़ ये रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो अपोजिशन के हों, चाहे PTI की कैबिनेट के मेंबर्स हों, वो इस वक्त मुल्क छोड़ के कहीं जा नहीं रहे हैं, ना मुल्क से बाहर जाने वाले हालात हैं, ना ये रिपोर्ट्स ने कहीं जाना है। इस वक्त पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए हुकूमत का, चाहे वो वफाकी हो, चाहे सूबाई हो, चाहे अपोजिशन की जमातें हों,
वो कोरोना से लड़ने के लिए। अगर आप इस किस्म की और चीज़ें बीच में लेकर आएंगे तो मैं आपको 100% यकीन से कहता हूँ कि कोरोना के ख़िलाफ़ जो आपकी जंग है, जो आपके एफर्ट्स हैं, वो बहुत बुरी तरह से मुतासर होंगे। और जिस चीज़ की इस कौम को ज़रूरत है, जिस यूनिटी की ज़रूरत है, जिस तवज्जो की ज़रूरत है, जो कंसंट्रेशन ये हालात जिसका तकाजा करते हैं, वो इन हालात में आप पैदा नहीं कर सकते हैं। तो मैं अपना ओपिनियन ये है कि शायद इन चीज़ों को अभी हमें एक तरफ रखना चाहिए और बाद में उठाना चाहिए। सर, आप इस राय से एग्री करते हैं कि ये वक्त नहीं है इस तरह की रिपोर्ट्स लाने का? हमें फोकस, हमारा अटेंशन डाइवर्ट हो रही है कोरोना के खिलाफ जंग से? जी, बेहतर तो यही था, लेकिन अगर हुकूमत कोई चीज़ पब्लिक के सामने रखती है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसका जो टाइमिंग पे एक सवाल उठ रहा है वो हसरत मोहानी से माजरत के साथ कि माफिया का नाम हुकूमत रख दिया, हुकूमत का माफिया जो चाहे इमरान का हुस्न करिश्मा साज करे। लेकिन कमाल ये कि ये खुद फैसले करते हैं और फिर खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं, दवाइयाँ इन्होंने खुद इजाज़त दी काबीना ने 400%, फिर कहा जी हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। गैस की कीमत एक दफ़ा 140%, 200% बढ़ाई, कहा जी हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, कोई अभी तक खबर नहीं आई। कहा जी LPG का स्कैंडल हुआ इतना बड़ा 2018 के आखिर में, हम उसकी तहकीकात कराएंगे, कोई नहीं। खुद इजाजत दी चीनी की एक्सपोर्ट की, और आपके नाज़रीन को मालूम होना चाहिए कि फरवरी 2020 तक पाकिस्तान से चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत थी। सही, यानी उस तमाम दौरान जिसमें 55 से 85 रुपए चीनी की इजाजत थी, खुद इजाजत देते हैं, खुद इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। अजीब कमाल ये हुकूमत है। सर, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन करवा दी गवर्नमेंट, बैठे लोगों का नाम है। मुझे क्विक ब्रेक लेने, ब्रेक से वापस आके मैं यही सवाल दोबारा आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो IPP रिपोर्ट पे मजीद बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो। ब्रेक से पहले बात हो रही थी IPP रिपोर्ट के वाले से। खुर्रम नसीर, हाँ साहब, बेहतर फैसला नहीं है हुकूमत का कि चीज़ें रिपोर्टें बनाई और पब्लिक भी कर रहे हैं, और आप तो उसमें आटा चीनी वाले में जा भी रहे कमीशन के अंदर, बहुत देर नहीं कर दी आपने? 25 की रिपोर्ट आनी, अब तो वो कंपाइल हो रही होगी रिपोर्ट। जी, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम आवाम के सामने ये बात एक्सपोज करें कि ये जो कमीशन है ये आँखों में धूल झोंकने वाला कमीशन है, क्योंकि इसके TOR में जो असल मामला है वो शामिल ही नहीं है कि चीनी माफिया ने शुगर एडवाइजरी बोर्ड नंबर 1, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट और खुद काबीना और वजीर आजम को किस तरह मैनिपुलेट किया अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए। सवाल तो ये होना चाहिए। दूसरा सवाल उसमें यह भी नहीं है कि जी हुकूमत पंजाब ने किस तरह तमाम रूल्स को घुमा फिरा कर 3 अरब की सब्सिडी दे दी, ये बात उसमें शामिल ही नहीं। ये दुरुस्त है सर जी, ये ज़रूर कमीशन बना लें, लेकिन इनका हर कमीशन जो है वो आंखों में धूल झोंकने वाला है। ये वही बात है कि वज़ीर आज़म ने एक बड़ी खूबसूरत अंग्रेजी में तकरीर करवाई खुले गले के साथ, और आज हमें मालूम हुआ है कि पाकिस्तान ने तो दरखास्त ही नहीं दी G20 को कर्जे की माफ़ी की। तो उन्होंने कहा जब आपने हमें कहा ही नहीं तो हम किस तरह हम आपका कर्जा माफ़ कर दें। तो लिहाजा ये लोग सिर्फ इलाज नहीं करते, फ़कत तकरीर करते हैं, क्रेडिट ले लिया जाता है। क्रेडिट ले लिया जाता है। जनाब सईद गनी साहब, आपकी क्या राय है इस पे, सारे मामले पे क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं तो फिर ये समझता हूँ कि ये वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन अगर करना भी है तो फिर वो नैब की जो गैर जानिबदारी है उसमें नज़र आनी चाहिए कि अपोजिशन के लोगों को जब गिरफ़्तार करना हो तो आप ये भी नहीं देखते कि जी किसी के ख़िलाफ़ इंक्वायरी का भी आगाज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। किसी को आप सिर्फ कंप्लेंट वेरिफिकेशन की स्टेज पर ही गिरफ़्तार कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर FIA की ये कमेटी बनी, उसने इंक्वायरी की, उसमें कुछ लोगों के नाम आए और शायद पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब का भी जिक्र है, लेकिन वहाँ आप गिरफ्तारी तो दूर की बात है, नैब जो है अभी तक सोच रही है कि जी हम इस पर कुछ करें कि ना करें। तो अगर हुकूमत ने चले कोई अगला स्टेप लेना भी है 25 दिन बाद या 3 महीने बाद, तो नैब ने कॉग्निजेंस ले लिया। भाई मामला अली इमाम साहब के पास लेके जाता हूं, टाइम कॉग्निजेंस लेने की बात नहीं कर रहा हूं, गिरफ्तार करने की तहकीकात का उन्होंने ऑर्डर, गिरफ्तार करने की बात, तहकीकात का फैसला हो गया सर, तहकीकात का फैसला हो गया आटा चीनी रिपोर्ट पर अमल होना होता तो वजीर आजम अब तक मुस्ताफी हो चुके होते। अच्छा, अली नवाज साहब, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है आज। एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि वजीर आजम के बारे में कि उन्होंने कोई अहकामात जारी किए, हिदायत दी नैब को बंदे गिरफ्तार करने के। जरा सुन भी ले वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनाइए। नैब को हुकूमत ने अपना सहूलतकार बना रखा है
ऑपोजिशन को दबाने के लिए। और सुना है कि वजीर आजम ने एक नया फरमाइशी प्रोग्राम नैब को पेश किया है कि मैं ईद से पहले ऑपोजिशन के मजीद रहनुमाओं को गिरफ्तार देखना चाहता हूँ। अब जो बात कर रहे हैं एहसन इकबाल साहब, शेख रशीद साहब ने हमारे प्रोग्राम में पिछले हफ्ते ये कहा था कि नैब का हिज़्ब इक़्तिदार की तरफ दाखिला ममनू है, ज़रा वो भी सुन लें जी। मेरा ख्याल है अगर गिरफ्तारियां होनी है तो रमज़ान के बाद होनी है। रमज़ान के बाद? हाँ। इक़्तिदार की तरफ से भी होनी है या सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ से ही होनी है? हिज़्ब इख्तिलाफ जी, इक़्तिदार की तरफ कौन आता है? उधर दाखिला ममनू है। अच्छा, नैब का दाखिला ममनू है वहाँ पे? हाँ, वहाँ दाखिला ममनू है उनको। क्यों शेख साहब, किसने ममनू कर दिया? वो सारे रोजे से हैं, हिज़्ब इक़्तिदार वाले, हिज़्ब इख्तिलाफ वाले हैं जो बड़े तंग कर रहे हैं। अलीवान साहब, फिर आपके खुद वज़रा कह रहे हैं कि नैब का हिज़्ब इक़्तिदार की तरफ दाखिला ममनू है, गिरफ्तारियाँ होंगी तो अपोजिशन से ही होंगी सिर्फ। अच्छा, मैं इसका जवाब देता हूँ। उससे पहले आपकी जो रिपोर्ट्स हैं उसका मैं बता रहा हूँ। देखिए, दो चीज़ें, एक तो इंक्वायरी है कि ये हुआ क्या, ठीक है, और किस किस ने माल बनाया, किसने पाकिस्तानी अवाम को लूटा, और दूसरी तरफ उसका फायदा और भी है। समर सुन तो जाओ यार, सुनते जाओ कि उसका फायदा क्या है कि ये जो 70 साल से जिस तरह ऑपरेट हो रहा है पाकिस्तान, जिस तरह माफियाज बैठे हुए हैं, नैब पे जवाब दे दे, मेरे पास 50 सेकंड रह गए भाई, के आइंदा ये माफियाज इस तरह काम ना कर सकें, ये जो अपनी मैनिपुलेशन करते हैं। नैब पे जवाब दे दे, मेरे पास 30 सेकंड रह गए। फाइंडिंग्स आएंगी, उसकी रिकमेंडेशंस आएंगी और उस तरह आगे चलेगा। जो उसने नैब का एहसन इकबाल साहब को नैब वालों ने बताया या शेख रशीद साहब को बताया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। वो फरमाइशी प्रोग्राम अगर खान साहब ने किया है, नैब को बताया, नैब ने एहसन इकबाल साहब को बता दिया, और दूसरी तरफ शेख रशीद साहब को बता दिया। मेरा नहीं ख्याल जो जिस तरह केसेस हैं उसी तरह ये चल रहे हैं। मुझे खुद नैब की कारकर्दगी पे वजह से सीरियस सवाल गिरफ्तार नहीं हुए। नैब को अपनी प्रेस में कहना पड़ता है कि वो दम को नहीं मान। बहुत शुक्रिया, तो दम की हुकूमत है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के शो में इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।